तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे परागकणों के बारे में। परागकण की संरचना के बारे में सीखेंगे। तो सभी वीडियो की तरह पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आगे इसकी विशेषता समझेंगे। तो आप भी चित्र बनाइए साथ साथ में। पहली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बना ली है, और उसके बाद अंतःचोल बना रहे हैं परागकण का, और उसके बाद बाह्यचोल जो स्पाइनी होती है कांटे की तरह। इसी पे जो है डिजाइन पाई जाती है परागकणों की। ठीक है, इसके अंदर दो कोशिकाएं बना लेंगे हम। एक जनरेटिव कोशिका यानी जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। ठीक है, अब इसका नामकरण कर लेंगे हम। ये है बाह्यचोल। बाह्यचोल। और ये है अंतःचोल। और ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और ये है जनन कोशिका। और ये कायिक कोशिका। परागकण के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भिद होता है। आवृतबीजियों का ये नर युग्मकोद्भिद है। नर युग्मकोद्भिद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो है परागकण के अंदर ही गैमीट, मेल गैमीट बनेंगे, इसमें नर युग्मक बनेंगे, इसीलिए इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। आपने देखा होगा पहले 11th में आपने पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें जो प्लांट बॉडी होती है, अधिकतर ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, वो युग्मकोद्भिद ही होती है, यन होती है। लेकिन आते आते यहाँ तक आते आते आवृतबीजी में आते आते वो इतना छोटा सा रिड्यूस हो गया है। मेल गैमिटोफाइट नर युग्मकोद्भिद रिड्यूस होके, छोटा होके सिर्फ पॉलन ग्रेन बन गया है ये। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, अलग अलग प्रजातियों में ये अलग अलग रंग रूप के हो सकते हैं। अलग अलग प्रजातियों में प्रजातियों के परागकण आकार, रूप, रंग और बनावट में भिन्न होते हैं। बनावट में भिन्न। ठीक है, और ये सामान्यतः गोलाकार होते हैं। गोलाकार गोलाकार होते हैं। और इनका जो है व्यास जो होता है वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास है ये। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी नापेंगे, हम इसका व्यास लेंगे तो वो 25 से 50 माइक्रोमीटर आएगा। और इसमें दो भित्तियाँ होती हैं, जैसे कि हमने पहले ही चित्र में देख लिया है, लेकिन लिख लेते हैं। दो भित्ति कौन कौन सी? एक अंतःचोल और दूसरा बाह्यचोल।
दो भित्ति होती हैं, एक अंतःचोल एक बाह्यचोल होती है। तो अब हम अंतःचोल और बाह्यचोल को देखते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं, धीरे 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 सीखते हैं। तो आगे चलेंगे हम इसमें। पहला हम बाह्यचोल के बारे में देखते हैं। बाह्यचोल, एक्साइन। ये सबसे बाहरी भित्ति होती है, परागकण की बाहरी भित्ति होती है। लिख लेंगे पॉइंट, बाहरी भित्ति। मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। आप जब पेपर में लिखें तो पूरा इसे पॉइंट, मतलब पूरी लाइन लिखें इसे। बाह्यचोल परागकण की बाहरी भित्ति होती है, ऐसे लिखिएगा आप लोग पेपर में। लेकिन याद करने के लिए ये सिर्फ पॉइंट के रूप में रखिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कम से कम समय में कवर कर सकें। और ये जो है उच्च ताप अम्ल और क्षार, मतलब चाहे अम्ल में डालिए, क्षार में डालिए या फिर उच्च ताप में, ये टिक जाती है, जल्दी से ये डिग्रेड नहीं होता। तो लिख लेते हैं इस लाइन को भी। उच्च ताप अम्ल और क्षार पर टिक जाती है और इसे तोड़ने वाला कोई एंजाइम नहीं है। इसको डिग्रेड करने वाला, इसको तोड़ने वाला, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने को तोड़ने के एंजाइम हैं हमारे पेट में, लेकिन इसे तोड़ने का कोई एंजाइम प्रकृति में मौजूद नहीं है। तोड़ने वाला कोई एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है। इसी पर अगला पॉइंट है इसका कि इस पर डिज़ाइन होती है। डिज़ाइन मतलब ये जो देख रहे हैं स्पाइनी जैसे, या ऊबड़ खाबड़, या और भी, मतलब और भी रिकिम की डिज़ाइनें हो सकती हैं। इस लाइन को हम लिख लेते हैं, डिज़ाइन इसी पर पाई जाती है। डिज़ाइन इसी पर होती है। या तो ये चिकनी होंगी, इसकी दीवार, मतलब ये कांटे नहीं होंगे, एकदम सपाट जैसा होगा, या तो ये स्पाइनी हो जाएंगी, कांटेदार होंगी। और इसी पे जनन छिद्र पाए जाते हैं, जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जनन छिद्र उपस्थित। अब जनन छिद्र क्या है? ये जनन छिद्र देखिए, मैंने यहाँ परागकणों में कुछ जगहें ऐसे छोड़ दी हैं, यहाँ जान के नहीं बनाया है मैंने, छूटा। ये क्या है? ये है जनन छिद्र। ये जनन छिद्र है। इसका कार्य क्या होता है? जब पॉलन जो है, पॉलन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसके बाद जब जर्मिनेट होता है तो यहीं से ऐसे पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, और जिसमें जनन कोशिका जो है आगे बढ़ती है, उसके केंद्रक आगे जाते हैं फ्यूज़न के लिए। आगे इस टॉपिक को हम कवर करेंगे जब पढ़ेंगे परागण। ठीक है, तो बाह्यचोल हो गया। बाह्यचोल का भी एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद हम अंतःचोल देखेंगे। तो ये लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये CUET और नीट के अगर पेपर आप देंगे 12th के बाद, तो उसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसे जीवाश्म की तरह संरक्षित किया जा सकता है। ये मतलब जीवाश्म की तरह प्रकृति में ये अच्छे से संरक्षित रहते हैं। जीवाश्म की तरह संरक्षित
रहते हैं। किसकी वजह से? इसी एग्जाइन की वजह से। इसी एग्जाइन की वजह से ये जीवाश्म की तरह संरक्षित रहते हैं। कई कई सालों तक, सैकड़ों सालों बाद भी ये ऐसे मिल जाएंगे अपने शेप में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आप जब भविष्य में पेपर देंगे उस दृष्टि से। तो बाह्य चोल को एक प्रश्न ये उठ सकता है कि बाह्य चोल को इतना कठोर होने की क्या ज़रूरत है? तो इसका कारण है कि बाह्य चोल अगर इतना कठोर नहीं होगा तो वो कहीं भी टकराएगा, सेल टूट जाएंगी, या कहीं दीवार पे घिसेगा, या कीड़े उस पर, जब कीड़ों के शरीर पे लगेगा, फ्रिक्शन होगा तो कहीं ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये जो है मेन कोशिका की, मतलब जो जनन कोशिका है और कायिक कोशिका है, इनकी रक्षा करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जनन छिद्र जो है या तो पूरे बाह्य चोल पर एक पाया जा सकता है या कई पाए जा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक, अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं भूल गया कि ये बाह्य चोल जो है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन, यही वो सब्सटेंस है जो जो इसे ताप पर भी अम्ल क्षार या एंजाइम टूटने नहीं देता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी CUET या नीट में पूछा जाता है। तो ये दो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगला हम देखेंगे अंतःचोल के बारे में। अंतःचोल, इंटाइन। इंटाइन में हम क्या देखेंगे? इंटाइन में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस 2 पॉइंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख लीजिए। एक तो ये आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति है। और दूसरा पॉइंट, ये भी CUET और नीट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, जो आज तक नहीं समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़